नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। टीएमसी ने मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी विरोधी और सांप्रदायिक राजनीति में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उन्होंने हाल ही में 6 दिसंबर को बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद का शिलान्यास करने का ऐलान किया था। निलंबन के तुरंत बाद हुमायूं कबीर ने पार्टी छोड़ने और 22 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम ने कहा कि कबीर को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह नहीं माने। निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी नई धर्मनिरपेक्ष पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कबीर का राजनीतिक सफर कई दलों के बीच बदलता रहा है। कांग्रेस से शुरुआत कर वह टीएमसी, फिर बीजेपी और दोबारा टीएमसी में लौटे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोटों पर असर डाल सकता है और 2026 चुनाव में नया त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर सकता है। वहीं पुलिस 6 दिसंबर के कार्यक्रम पर विशेष नजर रखे हुए है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुर्शिदाबाद के बरहमपुर में अपनी एंटी एसआईआर रैली में सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने कबीर को मीर जाफर गद्दार कहा और आरोप लगाया कि कुछ लोग बीजेपी से पैसे लेकर दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एसआईआर प्रक्रिया पर हमला करते हुए ममता ने कहा कि बंगाल में 40 लोग एसआईआर के दौरान मारे गए और यह प्रक्रिया चुनाव से पहले सरकारी काम रोकने के लिए लागू की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बांग्ला बोलने वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं को बांग्लादेश भेजा जा रहा है और कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। ममता ने लोगों को आश्वस्त किया कि बंगाल में कोई डिटेंशन कैंप नहीं होगा और जिन लोगों के दस्तावेजों में समस्या होगी सरकार उनकी मदद करेगी। इसके अलावा वक्फ कानून पर चल रहे विवाद पर भी उन्होंने कहा कि 82,000 वक्फ प्रॉपर्टी पहले से ही केंद्र के पोर्टल पर थीं और उनकी सरकार किसी भी धार्मिक जगह को छूने नहीं देगी। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि टीएमसी हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करेगी। 5 दिसंबर को सत्ता में 1 साल पूरा करने वाली देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार ने विकास और गुड गवर्नेंस के एजेंडा पर काम शुरू किया, लेकिन महायुति गठबंधन की अंदरूनी खींचतान ने उसके काम को काफी प्रभावित किया। गौरतलब है कि बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी मिलकर सत्ता में आई थी, लेकिन नेताओं के बीच विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ने तालमेल बिगाड़ दिया। सरपंच संतोष देशमुख की हत्या, अजीत पवार के बेटे की पुणे लैंड डील और शिवसेना मंत्रियों पर लगे आरोपों ने सरकार को मुश्किल में डाला। मराठा आरक्षण आंदोलन ने भी सरकार की परीक्षा ली, जबकि किसानों की समस्याओं और बढ़ती आत्महत्याओं ने दबाव बढ़ाया। इसके बावजूद फडणवीस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और सोशल वेलफेयर पर फोकस रखा। लाड़की बहन योजना जैसी स्कीमों के साथ सरकार ने 802 किलोमीटर शक्तिपीठ हाईवे, इंडस्ट्रियल पार्क और गढ़चिरौली को स्टील हब बनाने जैसे बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि चुनौतियों के बावजूद विकास उसकी प्राथमिकता बना हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दे दी। वह जुलाई 2020 से भीमा कोरेगांव केस में यूएपीए के तहत गिरफ्तारी के बाद 5 साल से अधिक समय से जेल में थे। एनआईए ने उन पर माओवादी सहयोग और प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश के मामले में शामिल होने के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने लंबी ट्रायल देरी को देखते हुए 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर बाबू को जमानत दी। उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि बाबू बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में हैं, जबकि मामले के कई आरोपी पहले ही जमानत पा चुके हैं। भीमा कोरेगांव मामला 2018 में पुणे में दलित समाज पर हुए हमले से जुड़ा है। पुलिस का दावा है कि एल्गार परिषद कार्यक्रम को माओवादियों ने फंड किया था और इसी से हिंसा भड़की। बाद में 16 कार्यकर्ताओं, प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया। कई आरोपियों के कंप्यूटर में फर्जी सबूत प्लांट होने के दावे भी सामने आए। 7 साल बाद भी ट्रायल शुरू न होने से इस केस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बार फिर कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ व्यापार मार्ग तभी खोलेगा जब उसे पाकिस्तान से भरोसा मिलेगा। मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने व्यापार और ट्रांजिट मार्गों को गैर कानूनी तरीके से बंद किया था। इससे दोनों देशों के लोगों और व्यापार पर बड़ा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी ज़रूरतें कई देशों से पूरी करता है, इसीलिए इस्लामिक अमीरात का फैसला है कि व्यापार
और ट्रांजिट बढ़ाने के लिए रास्ते तभी खोले जाएंगे जब पाकिस्तान यह भरोसा दे कि भविष्य में इन मार्गों का राजनीतिक दबाव या दूसरे गलत तरीकों से इस्तेमाल नहीं होगा। मुजाहिद के मुताबिक इसका मकसद यह है कि आगे चलकर व्यापारियों और लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। हाल ही में सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच कई झड़पें हुई हैं, जिनसे व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विदेशी मेहमानों को जानबूझकर विपक्षी नेताओं से दूर रख रही है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों के दौरान विदेशी डेलीगेशन हमेशा विपक्ष से मिलते थे, लेकिन अब यह परंपरा टूट गई है। राहुल गांधी के अनुसार प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय विदेशी नेताओं को विपक्ष से न मिलने की सलाह देते हैं, जो सरकार की असुरक्षा को दिखाता है। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे हैं। पुतिन के आगमन पर पीएम मोदी उन्हें निजी डिनर पर होस्ट करेंगे और शुक्रवार को दोनों नेताओं की बैठक में रक्षा सहयोग, भारत रूस व्यापार को बाहरी दबाव से बचाने और छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा निर्देश देते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्यूटी में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स का कामकाज कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने पर तुरंत विचार करना चाहिए। कोर्ट अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम यानी TVK की याचिका सुन रहा था, जिसमें कहा गया था कि PLOs पर बहुत अधिक दबाव डाला जा रहा है और कई शिक्षक व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बोझ के कारण जान भी गंवा चुके हैं। याचिका में यह भी आरोप था कि अगर BLO समय पर SIR ड्यूटी पूरी नहीं करते तो चुनाव आयोग RP एक्ट के तहत FIR दर्ज कर रहा है। CJI और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर BLOs अपने नियमित काम के साथ अतिरिक्त चुनावी ड्यूटी के कारण तनाव में हैं, तो राज्य सरकारें उनका बोझ कम कर सकती हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां जरूरी हो राज्य सरकारें PLOs की जगह दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि SIR प्रक्रिया चलने तक वे चुनाव आयोग को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराएं, ताकि PLOs पर दबाव न बढ़े। दिल्ली NCR और उत्तर भारत में जहरीली हवा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहनकर मौसम का मजा लीजिए लिखे बैनर दिखाए, जो प्रधानमंत्री मोदी के हाल के बयान पर तंज था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रमोद तिवारी, मणिकम टैगोर और कई सांसद प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्ष ने मांग की कि संसद में तुरंत वायु प्रदूषण पर चर्चा हो और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाए। मणिकम टैगोर ने नोटिस देते हुए केंद्र पर आरोप लगाया कि सरकार समाधान की जगह सिर्फ सलाह और समितियां दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली की हवा को गैस चैम्बर जैसी बताते हुए केंद्र और राज्यों को जिम्मेदार ठहराया। उधर CPCB के अनुसार 4 दिसंबर को दिल्ली का AQI 299 दर्ज हुआ, जो बहुत खराब श्रेणी में है। गाजीपुर जैसे इलाकों में घना धुआं और कम दृश्यता बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के पास प्रदूषण पर कोई ठोस राष्ट्रीय रणनीति नहीं दिख रही। भारतीय रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 28 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.43 पर पहुंच गया। इसी के साथ डॉलर पहली बार 90 रुपए के पार चला गया। PTI के अनुसार फॉरेक्स ट्रेडरों का कहना है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले केंद्रीय बैंक के सीमित हस्तक्षेप और आयातकों की बढ़ी डॉलर मांग की वजह से रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। इंटरबैंक बाजार में रुपया 90.36 पर खुला और कुछ ही देर में फिसलकर 90.43 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट को लेकर विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व CEO उदय कोटक ने एक्स पर लिखा कि रुपए की कमजोरी का बड़ा कारण भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की भारी बिकावली है। लोकसभा में गुरुवार 4 दिसंबर को कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के NH-37 की खराब हालत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जोरहाट से डिब्रूगढ़ के बीच हाईवे की क्वालिटी बेहद खराब है, जबकि लोग टोल टैक्स दे रहे हैं। गौरव गोगोई ने नितिन गडकरी के उस वायरल वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें उनकी कार एक हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रही थी। उन्होंने कहा कि असम में ऐसी स्थिति नहीं है और खराब सड़कों के कारण 100 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलना संभव नहीं है। जवाब में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि भारी बारिश के बाद सड़कें खराब हुई थी, लेकिन जांच और मरम्मत का काम किया गया है। उन्होंने भरोसा दिया कि NH-37 को जल्द ठीक कराया जाएगा। उधर लोकसभा की कार्यवाही दिन की शुरुआत में उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के कारण बाधित रही।
कांग्रेस ने गुरुवार को पलक्कड़ के सस्पेंडेड एमएलए राहुल ममकूटाथिल को पार्टी से निकाल दिया। उन पर लगातार बढ़ रहे यौन शोषण के आरोपों और कई शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि ममकूटाथिल के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं और कुछ अंदरूनी शिकायतें भी मिली हैं। इससे पहले दिन में कोर्ट ने पहले रेप के केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला उस वक्त दर्ज हुआ था जब एक महिला ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को शिकायत भेजी। इस शिकायत में आरोप था कि ममकूटाथिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में प्रेगनेंसी खत्म कराने के लिए दबाव डाला। इस शिकायत के साथ एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें ममकूटाथिल कथित तौर पर बच्चे की बात करते सुनाई दिए। उधर क्राइम ब्रांच ने दूसरा रेप केस भी दर्ज किया जब एक 23 वर्षीय महिला ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को लिखित शिकायत दी। उसने आरोप लगाया कि ममकूटाथिल बार बार उसे मैसेज करते थे, शादी का प्रस्ताव देते थे और एक निजी मुलाकात के दौरान उसे होमस्टे जैसी जगह ले जाकर उसका यौन शोषण किया। महिला ने कहा कि एमएलए अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने वाला यौन शिकारी है। वहीं ममकूटाथिल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह कानूनी लड़ाई लड़कर अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ताकतवर आईएएस रहे नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कहा कि आपको तत्काल प्रभाव से प्रसार भारती की सेवाओं से मुक्त किया जाता है। सहगल के इस्तीफे से यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि पीएमओ नवनीत सहगल से नाराज हो गया था। सहगल की शिकायत भी पीएमओ तक पहुंची थी। इसके चलते सहगल से इस्तीफा लिया गया है। बता दें कि इससे पहले हिरेन जोशी प्रसार भारती के सीईओ थे। उन्होंने हाल ही में अपना पद छोड़ा था। यह भी अचानक था और इसके पीछे आंतरिक विवाद या सरकारी दबाव की बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर इसे हिरेन जोशी सागा का पहला परिणाम बताया जा रहा है। मतलब जोशी के जाने के बाद प्रसार भारती में सफाई अभियान चल रहा है और सहगल इसका अगला शिकार बने। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.